Hello everyone, welcome to EduChemy and today we are going to see our UPSC CSE Masterclass program for Prelims and Mains. Now इस साल अगर आपने UPSC Prelims दिया होगा तो आपको पता है कि UPSC ने बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज कर दिया है अपने ऑप्शंस का एंड वी हैव ऑल्सो मॉडिफाइड आर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट. आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज़ में हमने भी ऑप्शंस चेंज किया है. ऑब्वियसली आपको सारे तरह के ऑप्शंस के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि UPSC जो है वो आपको हर बार सरप्राइज कर सकता है. सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग. तो हम लोग भी ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज लाए हैं. इसके अलावा जो पहले जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग लाते रहेंगे. सो मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस रहेगा. आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू सी दी क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट. ठीक है, अपने से एक बार उसको कोशिश करिए बनाने का. जो भी हो, ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर लॉजिक से आप चाहें तो उस पर एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड देन वी विल सी दी राइट आंसर and also the background information that is required to answer these kind of questions. Okay, so let's start. Now today we are going to see some questions that are related to geography. अगर इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की बात करें तो ज्योग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चंस देखने को मिला है. और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी है, अगर आपको जो है क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी इसके बारे में, या फिर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो हैं वो मिनरल पर भी बेस्ड आए हैं, ठीक है, तो मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस है ज्योग्राफी से. तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस बार काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में. और हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हमने यूपीएससी प्रीलिम्स का भी लिया है एंड वी हैव ऑल्सो टेकन सम अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023. अगर जिन्होंने भी ये अटेम्प्ट दिया है उनको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन वी विल सी कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर फ्यूचर में आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहां पर आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. ओके, नाउ स्टेटमेंट 2 इज, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Okay, यहां पर देखिए यूपीएससी जो है इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है जहां पर दो स्टेटमेंट वो दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें जो है आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे. और ऑप्शंस कैसे हैं? पहला ऑप्शन ये है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का. द सेकेंड ऑप्शन जो आपको देगी यूपीएससी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. The third option is, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And the last option is, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. ठीक है, यहां पर आपको बहुत ध्यान से देना है. देखिए बहुत टाइम क्या होता है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट नहीं आपको लगे, तो हो सकता है कि उस केस में आपको सही ऑप्शन सी हो जाए, या फिर उस केस में आपको यह भी ध्यान देना है कि मे भी हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सही हो लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो. इस बार यूपीएससी ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें बहुत लोगों को ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है. तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने का कोशिश करें. ऑब्वियसली क्वेश्चंस काफी टफ आ रहे हैं, ठीक है, इस बात को मानना चाहिए, बट यू हैव टू अडेप्ट to this increasing difficulty level because if you need to qualify prelims you have to be ready for everything. तो यहां पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो स्टेटमेंट 1 जो है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट इसके आंसर को देख लेते हैं एंड देन वी विल सी कि क्या इसमें गलत था या क्या सही था. तो इसका सही आंसर क्या है? स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. हम लोग देखेंगे इसके बिहाइंड जो इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इफ यू हैव रेड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 60% ऑफ योर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के, और मोर देन 60% अराउंड 65% कम्स फ्रॉम थर्मल जो आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कोल ड्रिवन पावर प्लांट्स है, वहां से हमें मिलता है. तो ये हमें पता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है. और अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योग्राफी पढ़ा है, इफ यू अगर नो ओनली अ लिटिल बिट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंट्री में,
तो आप इस स्टेटमेंट को सही बोलेंगे आपको। और ये भी क्लियर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 में कि डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, और ये भी पता है आपको कि हमारे यहाँ यूरेनियम डिपॉजिट्स भी हैं, भले उसको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं किया है हमने, बहुत ज्यादा उसको जो है एक तरह से आप माइनिंग नहीं किया गया यूरेनियम के यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारा यूरेनियम डिपॉजिट्स मिला है रीसेंट टाइम्स में भी, तो ये भी जो है बहुत हद तक आपका सही है। तो स्टेटमेंट 1 ओवरऑल आपका सही हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेटमेंट 2, uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity। अब देखिए यहां पर यह बात आती है कि इसमें हो सकता है कि आपको यह नहीं पता हो कि यूरेनियम इनरिचमेंट कितना होता है। आपको पता है यूरेनियम इज अ फ्यूल, जो भी फिजन प्रोसेस होता है उसके लिए जो है ये फिजाइल मटेरियल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है और न्यूक्लियर फिजन होता है, जिसकी वजह से जो है आपके डिफरेंट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और उससे हम लोग फाइनली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने साइंस एंड टेक में पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता हो सकता है कि एनरिचमेंट कितना % चाहिए। तो यहां पर आपको अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अबाउट फिजन टेक्नोलॉजी, क्या होता है, यूरेनियम का एनरिचमेंट कितना होता है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए था। तभी जाके आपको पता होना चाहिए कि अगर 60% की बात हो रही है तो 60% इज वेरी हाई रेंज ऑफ एनरिचमेंट, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंदाज लगा सकते थे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जो है इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते थे। लेकिन मैंने अगेन बोला है कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे डायरेक्टली ज्योग्राफी पर बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्टली साइंस एंड टेक पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, मिक्स एंड मैच किया जा रहा है। तो यहां पर एक पार्ट तो आपको बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी से आपको पता चल जाएगा, पर द सेकंड पार्ट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट साइंस एंड टेक एंड अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो फिजन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तभी आपको जो है पता चलेगा कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसका एनरिचमेंट कितना होता है। तो इस केस में जो है ये आपका स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आपके यूरेनियम ड्रिवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसमें बहुत लो एनरिचमेंट यूरेनियम जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे यूरेनियम का एनरिचमेंट बढ़ता है तो वो वेपन ग्रेड में चला जाता है। वेपन्स ग्रेड में आपको पता है, वेपन ग्रेड मतलब बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब, जो हम लोग बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्रिएट करते हैं उसमें वो जो है आपका वेपन्स में यूज होता है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम्स। लेकिन फॉर यूजिंग इन पावर प्लांट्स, इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट्स, उसमें जो है हम लोग लो एनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं जिसका रेंज होता है बिटवीन 0.7% टू 20%। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है काफी लो एनरिचमेंट है और इतने ही में हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली वेपन में ज्यादा एनर्जी का यूज है, मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वहां पर जरूरत पड़ता है, तो वहां पे एनरिचमेंट ऑफ फ्यूल जो है वो ज्यादा होना चाहिए, वेपन्स ग्रेड का बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पर आपको ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। लेकिन मैं अगेन बोलूंगा कि दिस क्वेश्चन वाज टफ, और अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे तो इसको हम लोग रख सकते हैं L2 लेवल में, और इवन यू कैन से इन L3 ऑल्सो, क्योंकि यहां पर सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट साइंस एंड टेक। दिस वाज नॉट अ डायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 2 जो है उसमें साइंस एंड टेक का इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यार आपको क्या दिया हुआ है, कुछ पीक्स दिए हुए हैं और आपको उसके साथ हिल्स दिया हुआ है, तो आपको बताना है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में आगे आने वाले टाइम्स में भी, जहां पर मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा कि 1 and 2 आर करेक्टली मैच्ड या 2 and 3, ठीक है, इस तरह का, या 1, 2 and 3। आपको जो है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि हो सकता है कि मे बी आपको सारा ऑप्शंस नहीं पता हो, तो बहुत टाइम क्या होता है कि यहां पर ये एक तरह से आप बोलना नहीं चाहिए, पर अभी जो है इसमें बहुत ज्यादा तुक्काबाजी का भी चांसेस बन गया है। हो सकता है कि किसी पर्सन को, किसी एस्पिरेंट को लगे कि ये दोनों ऑप्शंस सही हैं, अगर उसको लगा कि उसको ऑप्शन 1 और 2 जो है दैट इज करेक्टली मैच्ड, पर हो सकता है कि इसका कोई दूसरा 2 ऑप्शन सही हो, लेकिन उन केस में, दोनों केस में स्टूडेंट जो है वो ओनली 2 पेयर्स मार्क करेगा और दोनों का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों में क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज, इंफॉर्मेशन और बढ़ाना है, थोड़ा सा नॉलेज और हॉलिस्टिक रखना है, और अपना जो गेसिंग पावर होता है, और वो कैसे आएगा, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आप क्या जो है इसमें मार्क करते हैं। नो यहां पर क्या दिया हुआ है, तो मुलायनागिरी जो है बाबा बुदान हिल्स पे है, क्या आपको बताना है। द सेकंड इज दोदा बेटा, तो ये अगस्त मलाई हिल्स में है। थर्ड इज मुकुर्ती, क्या ये नीलगिरी हिल्स में है, या चेन मुंजी मोटाई जो है वो अनाई मलाई हिल्स में है, ठीक है। तो आपको जल्दी से बताइए इसमें से करेक्टली मैच कौन से हैं। तो इसमें से करेक्टली मैच्ड है ओनली 2 पेयर्स।
तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्टली मैच्ड, लेकिन ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए अगेन हम लोग इस क्वेश्चन को L3 में कैटेगराइज करेंगे क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका अगर ऑप्शंस दिया रहता, ऑप्शन से एलिमिनेट करने की बात होती तो हो सकता है कि आपको पता होता कि दोदा बेटा पीक जो है दैट इज नॉट इन अगस्तमलाई हिल्स, तो आप यहां पर से एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन ऑप्शंस आपके ऐसे हैं ओनली 1, ओनली 2, तो उस केस में आपको थोड़ा सा और एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है, इसी कारण हमने इसको L3 में कैटेगराइज किया। नाउ 1 की बात करें तो बाबा बुदान हिल्स नेचुरली फॉर्म द शेप ऑफ क्रीसेंट मून, दे आर नेम्ड एज चंद्रद्रोणा पर्वता वेयर शोला फॉरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहां पर जो है कर्नाटका का हाईएस्ट पीक मुलायनगिरी विच इज 1895 मीटर्स इन हाइट, ये भी लोकेटेड है। तो स्टेटमेंट 1 वाज राइट। नाउ स्टेटमेंट 2 जो था वो गलत था क्योंकि यहां पर अगस्तमलाई हिल्स नहीं होगा, दोदा बेटा इज इन नीलगिरी हिल्स। और जो है इसका हाइट कितने हाइट पे है, करीबन 2637 मीटर्स। थर्ड पेयर की बात करें तो ये जो है बिल्कुल राइटली मैच्ड है। ठीक है, ये जो है नीलगिरी हिल्स में ही आता है। और नीलगिरी हिल्स के आसपास जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुछ एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन है जो कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट, सीइंग दी चेनमू मोटाई जो आपका पीक है, क्या वो अन्नामलाई हिल्स में है? तो ये गलत है, ये अगस्तमलाई हिल्स में है और जो है इसका करीबन हाइट है दैट इज 1717 मीटर। नाउ यहां पर कुछ इंफॉर्मेशंस थे। अगेन अभी हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे जिसमें माउंटेन रेंजेस, हिल्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेलिंग में और जाना पड़ेगा, तभी जाके आप इस ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगेन आप बोलेंगे कि काफी ज्यादा लेवल रेज हो रहा है, पर स्टिल इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको एग्जाम जितना ज्यादा टफ करेगा, आपको अपना प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से चेंज करते हुए चलना है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, इस चीज को अडेप्ट करना है। जो बेस्ट अडेप्ट करेगा वही इस एग्जाम में सेलेक्ट होगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Ilmenite and rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, are rich sources of which of the following? And this question came in UPSC Prelims 2023. Options are A aluminium, B copper, C iron and D is titanium. ठीक है, यहां पर आपको कोस्टल ट्रैक्ट्स में आपसे पूछा गया है कि रिच सोर्स किसका है। ये मिनरल आपको दिए हुए Ilmenite एंड रूटाइल, आपको बताना है कि कौन से जो एलिमेंट का ये मिनरल है। नाउ जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग फिर आगे इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसका सही आंसर है टाइटेनियम। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सोचना किस तरीके से था। आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, यू रीड अबाउट कॉपर का जो कॉमन मिनरल्स होता है, आयरन का जो मिनरल्स होता है, एल्युमिनियम का जो मिनरल्स होता है। तो आप ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर इस तरह के और हैं इल्मेनाइट और रूटाइल, जिसका नाम आपने जनरली नहीं सुना हुआ हो, तो आप जान जाएंगे कि इस तरह का जो है आपके मेटल का जो है ये और नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो आप इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ते हैं, क्योंकि इसको अगर कमर्शियली अगर ये वायबल है और अबंडेंटली अवेलेबल है तो आपने कभी ना कभी इनके बारे में सुना होता, क्योंकि ये जो है आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। ठीक है, तो उस केस में अगर इनके बारे में आपने पढ़ा है तो आपने इन जो है आप बोल सकते हैं ओर्स के बारे में भी पढ़ा होता, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो यहां पर एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज टाइटेनियम। अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आपको पता है एग्जैक्टली ये जो है टाइटेनियम का ओर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल क्योंकि आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू गेस, तो आप इस तरह से गेसिंग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, इसमें एक और चीज से आप क्या कर सकते हैं। देखिए कोस्टल ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। कोस्टल ट्रैक्ट्स मतलब कोस्ट पे पाया जाता है, कोस्टल सैंड्स में। आपने अगर कभी भी पढ़ा होगा अबाउट जो हम लोग देखते हैं ना कि कौन से एरिया में पाया जाता है, तो क्या आपने कभी कोस्ट पर ट्रैक किया है क्या आपको कि आयरन मिल रहा है? क्या अभी कभी कोस्ट पे आपने ट्रैक किया है क्या कि आपको बहुत ज्यादा कॉपर मिल रहा है? तो इस तरह से भी आप नैरो डाउन कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को और एक इंटेलिजेंट गेसिंग आप यहां पर कर सकते हैं। नाउ इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगेन इसके लेवल्स को तो कैटेगराइज करने का अगर बोलूं तो कुछ खास फायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन यूपीएससी आर ऑफ L3 ही लेवल, बट स्टिल वी विल कैटेगराइज इट इन L2 लेवल, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दिए हुए थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अगर आप गेसिंग करते तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। नाउ इंडिया possesses abundant reserve of heavy minerals primarily found in coastal areas as well as in inland places. These heavy mineral sands consist of 7 key minerals. ठीक है, ilmenite, leucozine, rutile, zircon, sillimanite, garnet and monazite. तो ये कुछ
ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपको जनरली कोस्टल ट्रैक्ट्स में देखने को मिलते हैं। मैंने अगेन बोला किस तरह से आप सोच सकते हैं, क्या आपको कभी आयरन कोस्टल ट्रैक में मिला है, क्या वहां पर कहीं पर माइनिंग हुआ है आयरन का, तो इस तरह से आप जो है नैरो डाउन कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो यहां पर हमने देख लिया कि दिस इज अ ओर ऑफ टाइटेनियम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन यूपीएससी। हम लोग इसको अगेन देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे एग्जाम में सोच सकते थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। पूछ रहा है आपसे, स्टेटमेंट 1 है कि अमरकंटक हिल जो है वो वहां पे सिचुएटेड है जहां पर विंध्या और सह्याद्री रेंजेस मीट करती हैं। सेकंड इज बिलीगिरी रंजन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। ओके। स्टेटमेंट थर्ड इज शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नाउ हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? इसी तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है नन। तीनों जो है वो बिल्कुल गलत है। अब देखिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग अगेन जो है इसको कैटेगराइज करते हैं L3 लेवल में। अब आप बोलेंगे कि इसको L3 में क्यों कैटेगराइज करें, ये तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन होता क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में अमरकंटक हिल्स बहुत फेमस है, ठीक है, आपको पता है बहुत जो है रिवर्स वहां पे ओरिजिन होती है। अमरकंटक प्लेटू बहुत ही फेमस जगह है। तो आपको पता है कि विंध्या और सह्याद्री रेंजेस के कॉन्फ्लुएंस पे तो वो नहीं है। सह्याद्री रेंज किसको कहते हैं? वेस्टर्न घाट को। आपको पता है, अगर आपने ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा तो आप हर जगह देखते हैं वेस्टर्न घाट के बगल में सह्याद्री रेंज लिखा रहता है। तो सह्याद्री जो है वो किसको बोला जाता है? वेस्टर्न घाट को। तो विंध्या आपको पता है इज इन सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, और ये जो है अमरकंटक है जो है आपका, ये ईस्ट में लाई करता है, ऑलमोस्ट ईस्ट में। तो आप कहीं से भी आप समझ सकते हैं कि दिस इज कभी भी इसके कॉन्फ्लुएंस पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो सही नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट इजी ऑप्शन था एलिमिनेट करने का, दैट इज शेषाचलम हिल्स। अगर आप ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि शेषाचलम हिल्स जो है वो वन ऑफ द फेमस हिल्स है आपके ईस्टर्न घाट का। तो इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। नाउ देखिए यहां पर आपका इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन आपने अगर अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा है, एकदम बेसिक्स आपने हिल्स माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ा है, तो आप इस दोनों ऑप्शन पे ये कर सकते हैं कि ये दोनों एलिमिनेट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेटमेंट 2, तो बिलीगिरी रंगन हिल्स जो है कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। नाउ अब देखिए कि आप बोलेंगे कि इस ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें। अगेन मैं बोलूंगा गेसिंग कैसे हो सकता है। आप इस तरह से सोचिए कि सतपुरा रेंज भी सेंट्रल इंडिया में लाई करता है, ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में। अगर जो है ये हिल इतना इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसा हिल है जो कि, क्योंकि आप सतपुरा रेंज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, विंध्या रेंज के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने इस हिल के बारे में जरूर सुना होगा। दूसरा क्या आप एक इस तरह से सोच सकते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूं कि गेसिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन आपके पास एग्जाम में नहीं मिलेगा। अब कोई स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को सही करके आया है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेसिंग किया ही होगा उसने, क्योंकि उसको सारा इंफॉर्मेशन कभी भी किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा होता है ना, लीप ऑफ फेथ लेके ही चलना पड़ेगा कि ये तो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से सोचना होगा। तो अगर आप इस हिल के नाम को भी देखेंगे तो बिलीगिरी रंगन जो हिल्स है, ये बेसिकली लग रहा है कि इट इज फ्रॉम सदर्न ओरिजिन, हमारे सदर्न इंडिया से ये बिलोंग करता है, क्योंकि नाम जो है आपको पता है वहां से। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि सतपुरा रेंज इज समवेयर इन सेंट्रल इंडिया। क्या ये बिलीगिरी रंगन हिल्स क्या इसका पार्ट होगा? और अगर होता तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी सुना होता। तो इसी कारण आपका स्टेटमेंट 2 भी जो है वो गलत है। तो इसमें से कोई भी सही है नहीं है, एंड ऑप्शन डी इज नन। अब जिसने भी थोड़ा सा हिम्मत लेके इस ऑप्शन को सही मार्क करके आया होगा नन, तो उनका जो है उनको मार्क्स मिल गया 2। लेकिन अगर आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं तो फिर आपको आगे आने वाले भी प्रीलिम्स में काफी मुश्किल होने वाला है। तो आप अपने इंफॉर्मेशन को हॉलिस्टिक रखिए, बट एट द सेम टाइम कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग करने का भी कोशिश करिए, एंड दिस विल कम थ्रू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका गेस वर्क जो है वो और अच्छा होता चलाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जो है अंधेरे में तीर चलाइए, कुछ लॉजिक पर बेस्ड जो है आप इंटेलिजेंट गेसिंग्स कर सकते हैं। नाउ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमने बोला कि वी हैव ऑलरेडी कैटेगराइज्ड दिस क्वेश्चन इन L3। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, बिलीगिरी रंगन हिल लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ साउथ वेस्ट कर्नाटक एंड तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। हमने बोला कि दिस नेम समवेयर डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारा ऐसा नाम आपको देखने को मिलता है। और दिस एरिया known as Biligiri Ranganatha Swami Temple Wildlife Sanctuary, often referred as BRT Wildlife Sanctuary। इसके बाद हमें वेस्टर्न घाट एंड अबाउट शेषाचलम हिल्स के बारे में काफी ज्यादा चीज पता है, तो इसको आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे। नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग कोल फील्ड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहां पर कुछ कोल फील्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपको
लैटिट्यूडनल पोजीशन के अनुसार नॉर्थ टू साउथ जो है वह अरेंज करना है। नाउ फर्स्ट इज रानीगंज, सेकंड इज कोरबा, थर्ड इज बोकारो एंड फोर्थ इज वर्धा। तो आपको बताना है जल्दी से कि कौन सा जो है वो सबसे नॉर्थ में है और कौन सा जो है वो सबसे साउथ में है। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करना है। ऑप्शंस आर 1 3 2 4, 1 2 3 4, 3 2 1 4 एंड 3 1 4 2। अगेन क्वेश्चन जो है मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 1 सबसे ज्यादा नॉर्थ में है रानीगंज, उसके बाद है आपका बोकारो, उसके बाद है कोरबा एंड फोर्थ इज वर्धा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग L3 में क्यों कैटेगराइज किए हैं, यहां पर ऑप्शंस बहुत आपके कंफ्यूजिंग थे ना। इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली आप अवॉइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने का बात क्यों होता है? क्योंकि देखिए यूपीएससी भी आजकल जो क्वेश्चंस पूछता है जो क्रोनोलॉजी पर बेस्ड होता है, जैसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन 2018 में पूछा था या 19 में पूछा था कि कौन सा इवेंट किस ईयर में हुआ है। तो अब एक इवेंट जो है वो आपका समवेयर इन 1986 में हुआ होगा कुछ इवेंट, और एक इवेंट जो है आपका 1987 में हुआ है। तो बहुत क्लोज मार्जिन पर जो है वो आपको क्रोनोलॉजी में एडजस्ट करने के लिए आजकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। सेम चीज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन नॉर्थ टू साउथ, या इस तरह का जब आपको अरेंज करना हो तो बहुत कम आपका लैटिट्यूडनल डिफरेंस हो सकता है नॉर्थ और साउथ। अगर आप इसमें ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पता है रानीगंज जो है समवेयर इन वेस्ट बंगाल, अगर बोकारो की बात करें तो दिस इज समवेयर इन झारखंड। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो रानीगंज इज समवेयर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, और झारखंड भी कहीं यहीं पर ही लाई करता है उसके अगल बगल में। और कोरबा जो है आप चलिए मान के चल सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये नीचे होगा, ठीक है, समवेयर जो है नीचे होगा। एंड द लास्ट इज वर्धा, डेफिनेटली जो है ये और भी नीचे होगा। तो यहां पर अगर आप इससे अंदाज लगाएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो 1 3 2 4 भी आपको लगेगा, या 1 2 3 4 दोनों लग सकता है। अब आपको पता नहीं है कि कौन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर आप पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको आप छोड़ सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सही ऑप्शन तो आपका ऑप्शन ए है, लेकिन बोकारो स्टील सिटी की देखें तो लैटिट्यूडनल पोजीशन 23.4 के आसपास है एंड रानीगंज जो है वो आपका 23.6 है। तो बहुत कम डिफरेंस है, इसी कारण इस क्वेश्चन में आपसे गलती हो सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जनरली जो है अवॉइड करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इस पर आपसे डेटा पर बेस्ड आपसे यूपीएससी गलती करा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि बहुत जो है डिफरेंस काफी कम हो, या इवन जैसे क्रोनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ईयर के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करिए, क्योंकि डेफिनेटली आपका ये नेगेटिव कराएगा। तो हमने इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाना है, आपके लिए फ्यूचर में भी हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, और आपको प्रैक्टिस करते चलना है, अपना गेसवर्क इंप्रूव करना है। आप जब तक अपने गेसवर्क को इंप्रूव नहीं करेंगे आपको प्रीलिम्स में काफी मुश्किल आएगा। तो नॉलेज, हॉलिस्टिक नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, एंड उसके साथ इंटेलिजेंट गेसिंग भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।